सो मैकियावेली तो आपने पढ़ लिया। अब देख लेते हैं कि आप पीवाईक्यू करने में सक्षम है या नहीं है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम 1998। 1998 से ऐसे कर रहे हैं क्योंकि थिंकर्स का जो टॉपिक है वो स्टैटिक है। ये क्वेश्चन स्टैटिक ही रहते हैं, ऐसा कितना कोई बड़ा चेंजेस नहीं आते हैं। थिंकर जो कह के जा चुके हैं इट इज़ ऑलरेडी एविडेंट। अब पहला क्वेश्चन है, कमेंट द प्रिंस मस्ट बी फोक्स एंड द लाइन एट द सेम टाइम मैकियावेली। कैसे लिखेंगे इस आंसर को आप? हमने डिस्कस किया था, इज दैट क्लियर टू यू पीपल? प्रिंस मस्ट बी फोक्स एंड द लाइन एट द सेम टाइम। कैसे लिखेंगे इस आंसर को हम? हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस आंसर? So we can start from the main concern of ओ, Machiavelli कि उनका पावर कंट्रोल जैसे था तो पावर पॉलिटिक्स को अटैच कर सकते हैं और ऑल्सो ह्यूमन नेचर को लिंक किया जा सकता है। की कंसर्न से स्टार्ट करके and then you are going to link with human nature. ठीक है। की कंसर्न था कंसोलिडेशन, यूनिफिकेशन, पावर। फाइन। पावर को फिर लिंक कीजिए ह्यूमन नेचर के साथ कि भाई ह्यूमन नेचर क्या है, इगोइस्टिक है, सेल्फ इंटरेस्टेड है। एंड इफ जब हम रूल्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, तो उसमें एक रूल था कि पावर शुड नॉट बी शेयर्ड। फाइन। पावर शुड नॉट बी शेयर्ड, लेकिन पावर को आपको शेयर करना ही पड़ेगा, अकेले तो आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते पावर को। सो जब आप पावर शेयर करेंगे आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई आपसे ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। पर्सन मस्ट नॉट ट्राई टू बी मोर पावरफुल देन यू आर। जो प्रिंस है, जो मोनार्क है, बिकॉज हमको ये बात याद रखनी है कि प्रिंस उस कंडीशंस में काम करेगा जहां पे पीपल आर करप्ट। कि भाई करप्शन है सोसाइटी के अंदर और सिविक वर्च्यूज आर लैकिंग, तभी हम एक स्ट्रॉन्ग प्रिंस को रूलिंग करने के लिए वी एज्यूम दैट किसी एक स्ट्रॉन्ग प्रिंस ही सोसाइटी के अंदर करप्शन को रिमूव कर देगा और इटाली को यूनिफाई कर देगा। दिस इज द मेन एसेंस। फाइन। जब वो रूल ऑफ पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, व्हेन ही इज सेइंग दैट पावर शुड नॉट बी शेयर्ड, लेकिन फिर भी उसको शेयर करना पड़ेगा पावर को, सो ही मस्ट बी फोक्स एंड लाइन एट द सेम टाइम। वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन वुल्फ है, लाइक दोज हु आर प्रेइंग ऑन द प्रिंस, कि उसकी पावर को कहीं कैप्चर ना कर ले। ही मस्ट बी हैव दैट चेक एंड बैलेंसेस। फाइन। इतना वाइस होना चाहिए प्रिंस, क्योंकि जब पावर दो तरह की है, एक पावर इज अ फोर्स, और उसको हम लाइन की क्वालिटी से लिंक करेंगे, देन इट्स मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन तभी कर पाओगे जब आप वाइस हो, दैट इज द क्वालिटी ऑफ फोक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसी ही लाइन ऑफ थॉट पे आपको ये आंसर लिखना है, टचिंग अपॉन द ऑल दीज डायमेंशन। फाइन। अगर आप कंटेम्प्रेरी से लिंक कर पाओ, सो दैट इज गोइंग टू बी मोर अप्रोप्रिएट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर इज एन एंड इन इट सेल्फ एंड मैकियावेली इंक्वायर्स इनटू द मीन्स that are best suited to acquire, retain, and expand power. Thus, separates power from morality, ethics, religion, and metaphysics. So, पहले ही हमने डिस्कस किया था, और वो चीज थी इंटर रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस इंटर रिलेशनशिप? जब भी हम किसी भी थिंकर को पढ़ें, वी ट्राई टू फोकस कि जितना भी उसने अपनी थ्योरीज दी हैं वो कैसे इंटरलिंक हैं। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू गिव सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि भाई अगर हम उसकी पावर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं तो उसने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बोला है,
अगर उसकी थ्योरी ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वाई ही इज लिंकिंग इट विद ह्यूमन नेचर एज वेल एज डायमेंशन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, और सभी चीज़ों के इंटरलिंकेजेस को एक्सप्लोर करना है। अब ये इस क्वेश्चन के अंदर रिफ्लेक्टेड है, दैट पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ, पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ? हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस? Power is the end goal. ओके, पावर इज द एंड गोल, फाइन। एंड जब हम बोल रहे हैं पावर इज द एंड गोल फॉर प्रिंस और स्टेट, कि भाई पावर को हमको क्या करना है, द फर्स्ट थिंग इज दैट एक्विजिशन ऑफ पावर। हम पावर को पहले एक्वायर करेंगे, द फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ पावर। यहाँ पे बोल रहा है इंक्वायर इनटू द मीन्स दैट आर बेस्ट सुटेड टू एक्वायर, फाइन। सो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट वी सपोज टू एक्वायर द पावर। अब ये प्रिंस को बता रहा है कि व्हाट शुड बी योर मीन्स व्हेन यू आर अबाउट टू एक्वायर द पावर। अब उसके अंदर चाहे आपको यू हैव टू बी लायन, यू हैव टू बी फॉक्स, यू हैव टू अडोप्ट एनी मीन्स। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट एथिक्स, मोरालिटी, रिलीजन, व्हाटसोएवर। ये इन सभी चीज़ों को ही इज यूजिंग एज मीन्स, फाइन। जो भी मोरालिटी, एथिक्स जो भी हैं, इनको यूजिंग एज मीन्स टू द एंड। एंड व्हाट इज एंड? द पावर। ओके, पावर इज द अल्टीमेट एंड, and he is using morality, ethics, religion, metaphysics, all these dimensions as means to achieve the power. Simple. अब यहाँ पे आपको again you can link with the rules of power politics, human nature. You supposed to use that. आप बताएंगे कि भाई कैसे ह्यूमन नेचर itself is selfish and egoistic and they are just concerned about their own benefit. वो आपको ऐसे ही नहीं फॉलो करेंगे, दे विल नॉट फॉलो यू आउट ऑफ लव एंड केयर एंड रिगार्ड, नो, दे विल फॉलो यू आउट ऑफ फियर, बिकॉज इट इज ह्यूमन नेचर, फाइन। दे आर fearful if you are going to withdraw your patronage, if you are going to withdraw the benefit you are bestowing upon the citizens, they will feel fearful। भाई कहीं आपने जो उनको बेनिफिट दिए हैं, प्रिविलेजेस दिए हैं, जो आप उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, अगर आप विड्रॉ कर लोगे, दे आर fearful। और इफ दे आर ब्रेकिंग एनी काइंड ऑफ रूल, दे आर fearful कि जो लॉ आपने बनाए हैं, इट इज गोइंग टू एक्ट अपॉन देम। दैट इज वाई they are following you out of fear, not out of some kind of love, fine। same applies to these। इन चीजों को he is using the concept of dual morality, कि भाई रूलर की मोरालिटी अलग है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उसका इंटरेस्ट क्या है, नेशनल कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन नेशन और स्टेट, उसका वही है मेन एसेंस। उसके लिए वो मोरालिटी को तभी तक यूज करेगा जब तक उसका ये पर्पस सोल्व हो रहा है। ये जो जनरल मोरालिटी है, जनरल एथिक्स है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द मोनार्क, उसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। दैट इज द एसेंस ऑफ डुअल मोरालिटी। लेकिन कॉमन पीपल के ऊपर वो एप्लीकेबल होंगे, दे सपोज टू फॉलो दैट, और वो ये प्रमोट भी करेगा दैट दे शुड बी फॉलोइंग दिस, लेकिन ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज द ड्यूअलिज्म। उसका जो मेन मोरल ऑब्लिगेशन है वो है स्टेट को प्रिजर्व करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द मोनार्क और द किंग हियर, फाइन। सो यू अंडरस्टूड व्हाट यू सपोज टू राइट इन दिस। यहाँ पे डुअल मोरालिटी भी लिखना है आपको, पावर के जो पावर पॉलिटिक्स के रूल्स थे वो भी लिखना है, ह्यूमन नेचर से भी कनेक्ट करना है। सो ऑल दोज 3 डायमेंशन यू सपोज टू राइट इन दिस आंसर। इज इट क्लियर? अब आंसर राइटिंग का एसेंस क्या है कि कितने प्रोपोर्शन में आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ा और उसके ऊपर सब कुछ लिख दिया, सिर्फ यहीं पे अपने पावर को लिखा और सिर्फ पूरा पावर पे लिखते चले गए आप, ठीक है। आपको बैलेंस करना है आंसर, दैट इज आंसर राइटिंग स्किल्स, कि आपने तीनों चारों डायमेंशंस को ऐसे बैलेंस करके इस पूरे आंसर के उसको एक्सप्लोर किया, फाइन। दैट इज आंसर राइटिंग स्किल एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे,
उतना ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी. इट इज़ वेरी सिंपल रूल. आप समझ जाओगे किस प्रोपोर्शन में मुझे कितनी आर्गुमेंट लिखनी है, एंड दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स. और इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स कम्स विद रिपीटिव प्रैक्टिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Machiavelli's political philosophy was narrowly local and narrowly dated. सबाइन की ये कोट है, एंड ये 2 बार पूछी जा चुकी है. Discuss the importance of Machiavelli in history of political thought. Is it correct to say that Machiavelli's theory is narrowly local and narrowly dated? Fine. अब यहाँ पे एक डायमेंशन ले लो, ये इसको डिस्कस करेंगे हम. फाइन. उससे पहले जो पहला वाला क्वेश्चन था, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस डायमेंशन. और अगर इस पहले डायमेंशन की बात करें तो ये यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर. एक्सप्लोर हाउ मैकियावेलीज एप्लीकेशन ऑफ एम्पिरिकल मेथड टू ह्यूमन अफेयर्स मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ओके, ये ऐसे रिपीटिशन होती रहती है, दे विल जस्ट चेंज द स्टेटमेंट. और क्वेश्चंस को यहाँ पे पॉलिटिकल थॉट यूज़ किया है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस यूज़ किया हुआ है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल. अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. इज इट करेक्ट टू से दैट Machiavelli's theory is narrowly local and narrowly dated? अब ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे सिर्फ सीधा कमेंट करने के लिए बोला है. ये सबाइन की कोट है, ये सबाइन ने बोला है इस मैकियावेली के बारे में. अब यहाँ पे एसेंस क्या है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सबाइन की है. सबाइन के क्या व्यूज थे, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस. फिर आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वो आप लिख सकते हैं. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट. अब मैकियावेली थ्योरी इज नैरोली लोकल एंड नैरोली डेटेड. नैरोली लोकल से हमारा क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, नैरोली डेटेड से क्या है, इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करना है. पहली चीज़ तो जो सबाइन ने कहा है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट ही इज राइटिंग हियर मैकियावेली थ्योरी. मैंने सबाइन की बुक पढ़ी है, जिस कंटेक्स्ट में सबाइन बोल रहे हैं दैट हिज थ्योरी इज नैरोली लोकल एंड नैरोली डेटेड, दैट इज रिलेटेड टू हिज व्यू ऑन रिलीजन. ओके, जो सबाइन ने बोला है वो जो मैकियावेली के व्यू हैं ऑन रिलीजन, ही इज जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट, और उसी को एक्सप्लोर करना है हमको विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर डायमेंशन. फाइन. अब व्हाट आर द व्यूज ऑफ मैकियावेली विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, रिलीजन के बारे में क्या बोल रहे हैं वो. फर्स्ट यू सपोज टू राइट दैट. सो व्हाट इज हिज व्यू विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन. क्या बोल रहा है बेटा रिलीजन के बारे में वो. मैकियावेली व्यू ऑन रिलीजन. हाँ बोलो बोलो. हाँ, यू से टेल मी. Sir, he says like he opposes Christianity because okay, so he promotes the pagan religion because of its virtues. He says people also should have these virtues. ओके, ठीक है, लेकिन तो He also advocates separation of state from. ओके, वेरी गुड. अब देखो, जो जो उसका की कंसर्न था, पहले वहाँ हम इससे लिंक करते हैं. व्हाट वाज द की हिज की कंसर्न, दैट वाज यूनिफिकेशन ऑफ इटली. फाइन, जस्ट एक वर्ड के अंदर हमने ये लिखा, हिज मेन कंसर्न वाज यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एंड व्हाट ही थॉट दैट चर्च और द papal state, they are the main obstacle in this unification. Fine. So church and the papal state or the authority of pope must not interfere in that particular thing. वो उसको totally eliminate कर रहा है वहाँ पे. Fine. So उसका religion के with respect to religion, he is just thinking that कि भाई religion को you just supposed to
यूज एज ए टूल टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि आपको कैसे रिलीजन को यूज करना है. फाइन. अब यहाँ पे हमको लिंक करना है व्हाई ही इज सेइंग दैट इट इज नैरोली लोकल. फाइन. नैरोली लोकल का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो फ्लोरेंस के अंदर जो उस टाइम पे सिचुएशन थी, so he is writing in context of what was happening in Florence. जो इटली का जो स्टेट था जिसमें he was residing, वहाँ पे जो प्रिवेलिंग सिचुएशन थी, he is writing according to that. ये उसने लिखी बुक 1513 के अंदर, 16th सेंचुरी की बिगनिंग में he wrote that. Fine. The Prince was written in 1513. इस बात को आपको याद रखना. You can write that as well. और फ्लोरेंस के अंदर वहां पे उसने लिखा. लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहे थे उस टाइम पे, जो पूरे यूरोप के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे थे, दैट आर क्रूशियल. रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई 1517 के अंदर. फाइन. रिफॉर्मिंग द चर्च. और चर्च का रोल पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट. और रहा हो आगे भी नेक्स्ट 2 सेंचुरीज के अंदर वो रहा है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चर्च वाज वेरी मच व्हाट वी से हैविंग स्टेक्स इन द पॉलिटिकल अफेयर्स. लेकिन यहाँ पे मैकियावेली क्या कह रहा है कि भाई चर्च और रिलीजन को तो बिल्कुल हटा ही दो. इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि दे मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द स्टेट अफेयर्स, जो कि उसका आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है मैकियावेली का. दैट स्टेट इन स्टेट अफेयर्स चर्च और रिलीजियस अफेयर्स मस्ट नॉट इंटरफेयर. आप चर्च को और जो रिलीजन है उसको यूज कर सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए. दैट इज गुड. रिलीजन कैन बी यूज जस्ट एज ए मीन्स to that final end. Fine. It is a social institution which can be used for that maintaining the political constitution or the political affairs. Is that clear? अब यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा पूरे यूरोप के अंदर और बाद तक भी, अगली 2 सेंचुरीज तक भी, कि रिलीजन was most important factor in the political developments. जब रिफॉर्मेशन हुआ, आगे हम होब्स को पढ़ेंगे, जॉन लॉक को भी पढ़ेंगे, तो रीजन वाज नॉट बीइंग एलिमिनेटेड. रिफॉर्मेशन के बाद भी जब प्रोटेस्टेंट, एक ग्रुप प्रोटेस्टेंट के अंदर बढ़ गया, दूसरा था कैथोलिक्स. सो ये फाइट बाद में तक भी चलती रही. कुछ रूलर्स थे देवर कैथोलिक और कुछ प्रोटेस्टेंट थे. सो ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ये लड़ाई बाद तक चलती रही. बहुत सिविल वार्स भी हुई इस चीज को लेके. तो रिलीजन को आपने जैसे बिल्कुल निकाल ही दिया एक प्रकार से. दिस इज द मेन आर्गुमेंट कि भाई रिलीजन का रोल पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट था. बट यहाँ पे मैकियावेली क्या बोल रहा है, दैट यू हैव टू एलिमिनेट इट. फाइन. सो जो फ्लोरेंस में उस टाइम की जो इन्वायरमेंट था, इट माइट हैव लेड हिम टू राइट ऑल दोज थिंग्स. और ये भी एक कोट बोलते हैं दैट मैकियावेली वाज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम. और एवरी सिंगल जो भी थिंकर्स होते हैं, दे वर चाइल्ड ऑफ देयर टाइम्स ओनली. वो उसी टाइम में वो लिख रहे होते हैं, उसी कंटेक्स्ट में वो लिख रहे होते हैं. सो इन दोज कंटेक्स्ट ही इज जस्ट राइटिंग. हिज मेन कंसर्न इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली. और उसके लिए इसने मेन किसको माना कल्प्रिट, दैट इट वाज चर्च एंड द पेपल स्टेट. सो इनका जो रोल है पॉलिटिकल अफेयर्स में बिल्कुल कम हो, ना के बराबर हो, बल्कि हम रिलीजन को यूज करें नेशनल इंटरेस्ट के लिए. फाइन. टू फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ पावर. कि कैसे लोगों के, मतलब अ प्रिंस सपोज टू बी अपीयर टू बी रिलीजियस, कि वो रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, दैट्स गुड. बट अगेन वो प्रमोशन है स्टेट के सर्वाइवल के लिए. इज दैट क्लियर? एज सच ही इज नॉट गिविंग रिलीजन दैट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस कि भाई रिलीजन को रिलीजियस तरीके से नहीं देख रहा है वो. ही इज नॉट यूजिंग रिलीजियस फॉर थियोलॉजिकल पर्पजेज. फाइन. कि भगवान की पूजा करनी उसके हिसाब से नहीं देख रहा है वो, कि कैसे इस रिलीजन को मैं यूज कर सकता हूं पॉलिटिकल एंड्स के लिए, फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ पावर. इज दैट क्लियर टू यू पीपल? फाइन. लेकिन एसेंस यहां पे हमको ये बताना है कि भाई उस टाइम पे रिलीजन का बहुत सिग्निफिकेंस थी पॉलिटिकल अफेयर्स में. लेकिन जिस कंटेक्स्ट में वो लिख रहा था, जिस टाइम पे वो लिख रहा था,
that was a time maybe in that particular area of Italy it was not that much prominent. ओके लेकिन जैसे ही वो पब्लिश हुई वो ही वॉज बीइंग क्रिटिसाइज, उसके डेथ के बाद में वो पब्लिश हुई थी, बट प्रिंस वॉज नेवर बीन टेकन एज पॉजिटिव लिटरेचर, हमेशा उसको नेगेटिव स्लाइट में ही देखा गया. फाइन. ऑल्दो एवरी सिंगल स्टेट लीडर्स दे आर रिफ्लेक्टिंग मैकियावेलिज्म इन देयर ओन वर्किंग, लेकिन कभी भी मैकियावेली को पॉजिटिव सेंस में नहीं देखा गया. So is that clear why we are saying that he was narrowly local and narrowly dated? Because his ideas were, more applicable as for his particular end, that is unification of Italy and the consolidation of power in Italy. Fine. Is that clear? Any confusion? Okay. अब इस क्वेश्चन का पहला डायमेंशन देख लेते हैं. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैकियावेली इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट. अब यहाँ पे आप जो हमने डिस्कस किया था दैट मैकियावेली वाज ट्रांजिशनल फिगर. ओके, उसको बहुत मतलब ये कंटेस्टेड चीज़ है यहाँ पे, तो एक मिडिल ग्राउंड लेने के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ही वाज ए ट्रांजिशनल फिगर. वो मॉडर्न भी नहीं थे और वो मिडेवल भी नहीं थे, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग इन बिटवीन. दिस हैज़ बीन रिटन बाय सेवरल थिंकर्स, इवन सबाइन आल्सो राइट्स दैट. तो हम एक मिडिल ग्राउंड लेके चलते हैं. वी आर नॉट फॉलिंग इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी कि उनको हम प्रॉपरली मॉडर्न थिंकर नहीं यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन उनका सिग्निफिकेंस बहुत है पॉलिटिकल थॉट के अंदर और वो हमको दिखाना है. अब यहाँ पे आप उनकी जो सारी जो डायमेंशन थी वो सारी लिख सकते हैं यहाँ पे. ओके, उन्होंने पावर पॉलिटिक्स के ऊपर क्या बोला? ही वॉज रियलिस्ट. पहली चीज लिखो यहाँ पे. एम्पिरिकल मेथड उन्होंने यूज किया, हिस्टोरिकल मेथड उन्होंने यूज किया. फाइन. एंड देन पावर पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने बोला. पावर पॉलिटिक्स को लिंक किया उन्होंने ह्यूमन नेचर से और एम्पिरिकल एग्जाम्पल्स दिए टू सब्सटेंशिएट हिज थ्योरी. फाइन. देन रिलीजन को इज आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म कि रिलीजन को सेपरेट करना चाहिए फ्रॉम फॉर द पॉलिटिक्स. कैन यू सी दिस थिंग? देख पा रहे हो आप इसको? ओके, ये सारे डायमेंशन आप 5 डायमेंशन लिखोगे, आपका आंसर बन गया यहाँ पे. फाइन. इज इट क्लियर कि भाई इसका सिग्निफिकेंस पॉलिटिकल थॉट में ये है क्योंकि इन्होंने ये डायमेंशन अपने पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर दी, सिंपल. और उसके बाद में इस डायमेंशन को आप एड्रेस कर दो. इज दैट क्लियर? अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है. या तो आपको पहला वाली चीज़ ही पूछ लेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मैकियावेली इन द पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी. फाइन. ओके, पहले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस, लेकिन इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है. सो यू जस्ट राइट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रा पैरेलल बिटवीन अर्थशास्त्र ट्रेडिशन एंड रिलीजियस ट्रेडिशन रिप्रेजेंटेड बाय मैकियावेली. अब यहाँ पे जब हम कौटिल्य पढ़ेंगे, जब हम उनकी सारी डायमेंशंस पढ़ेंगे, we will see that there is certain things which are common in them. दोनों ही जो प्रिंस है, मोनार्क है, उसको एडवाइजेस दे रहे हैं. फाइन. एंड बोथ आर रियलिस्ट. बोथ टॉक अबाउट पावर पॉलिटिक्स. बोथ ऑफ देयर ideas are related to diplomatic literature. Okay, both talks about using so-called unethical means to achieve the end. Both of them, they are using that. So ये dimension भी आप pardon? Yes. So all those dimension
You can write while you are drawing any kind of comparison between अर्थशास्त्र एंड मैकेवेलियन थॉट. जब हम उसमें पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा और डिटेल से हम पढ़ लेंगे, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है इसलिए वी कैन स्किप दैट. लेकिन एसेंस यही है जो भी वो कह रहे हैं, दे आर सेइंग इन दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट. ओके, नेक्स्ट, explain how Machiavelli's application of empirical method to human affairs marks an important stage in evolution of political science. अब यहाँ पे first you should be having the clarity about these keywords कि भाई empirical method क्या होता है. What is empirical method? पहले ये बताओ आप इस क्वेश्चंस की क्या क्या डायमेंशन सोच पा रहे हो. You just tell me that, then we'll explore it. Tell me one by one what you are thinking about. इस Empirical methods में एक बेटा पहले मेरे को बताओ व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन. हाउ डू यू इंटरप्रेट द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए. they're asking the prominence of empirical method in the evolution of political science. Like how does it help in evolution of political science? Machiavelli's application of empirical method. ओके, आप कुछ कह रहे थे. उन्होंने समझा कि यहाँ पे empirical method to human affairs है, तो like maybe यहाँ पे Machiavelli का जो human nature पे जो special focus है, maybe क्वेश्चन का डिमांड वो हो कि वो जानने के बाद हमारे political science में जो evolution हुआ वो कैसे इफेक्ट हुआ. ओके, अब आप इस आंसर को कैसे अप्रोच करेंगे. अगर आपको ये आंसर लिखना है, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद. यहाँ पे डायमेंशन क्या है, एम्पिरिकल मेथड देख लिया आपने, एप्लीकेशन ऑफ एम्पिरिकल मेथड एंड द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. फाइन, ये दो मेजर थीम है और आपको इन दोनों मेजर थीम को मिलाना है टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, आपके आपके पास दो चॉइसेस हैं. यू कैन स्टार्ट विद द एम्पिरिकल मेथड. ओके, एप्लीकेशन ऑफ एम्पिरिकल मेथड इन द political science, you can start with that, the one thing. Second thing, you can write about the evolution of political science, that how political science was evolving till Machiavelli discussed about this empirical method. Okay, and how it changed the course of evolution of political science evolution. Is that clear? पहले तो आप empirical method के ऊपर लिख सकते हो. Fine, its significance in evolution of political science, and then how Machiavelli used the empirical method in to human affairs. Fine, is that clear? अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस चीज को. So पहले ये बताओ कि what is the empirical method and how he used. What is the empirical method? It's evidence based. Okay. Very good. So यहाँ पे एक बात है, he was diplomat, he visited several countries, he observed whatever development were taking place in and around his country, he observed those, he had several examples, he read history, collected examples to make his assessment. He did all those things. उसने हिस्ट्री को पढ़ा, उसने जितने भी एग्जाम्पल्स थे वहाँ पे इन एंड अराउंड इटली जहाँ पे भी वो गया, being a diplomat, he observed all those development. On the basis of that he was writing. So जितने भी observations थे, he is writing that. एक example यहाँ पे आप दे सकते हो. When he is discussing the rules of power politics, तो हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था that he is taking example of one prince Borgia. I hope they call it like this only. Caesar Borgia, the prince Caesar Borgia, he is considering him as a ideal prince.
याद है आपको, मैंने डिस्कस किया था इसका एक एग्जांपल. ओके, so what he does, that when he is exercising power, he knew that there is one particular state province, वहाँ पे लोग वहाँ पे रूल एंड ऑर्डर नहीं है, so he sends one person. Fine, he sends one person as a governor कि भाई आप जाओ वहाँ पे, you have to maintain those things. And here what he is saying, that violence was being applied. ठीक है, कि भाई जब ब्रूट वायलेंस आपको अप्लाई करना हो, सो यू मस्ट नॉट डू इट डायरेक्टली. यहां पे वो रूल्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स बता रहा है, लिंकिंग विद द ह्यूमन नेचर. फाइन, और वो उसके उसके ऊपर एम्पेरिकल मेथड अप्लाई कर रहा है कि भाई देखो ऐसा पहले हुआ है, देयर आर एग्जांपल्स, आई हैव ऑब्जर्व्ड दोज एग्जांपल्स. फाइन, आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि भाई एम्पेरिकल मेथड क्या है, उसने बता दिया कि जो मैं रूल्स बता रहा हूं पावर पॉलिटिक्स के, whatever rules of power politics I am telling, उसके एग्जाम्पल्स हैं. ऐसा पहले हो चुका है, ऐसा पहले हो चुका है, एंड यू मस्ट मेक योर ओन स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन. इसी को ही एम्पेरिकल मेथड बोलते हैं. एंड एम्पेरिकल मेथड टू ह्यूमन अफेयर्स. अब यहाँ पे वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन नेचर के बारे में बात कर रहा है, दैट ह्यूमंस आर working or following based on this particular emotion, that is fear. Fine, is it clear? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं था उस पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर, एंड ही सेंड्स वन गवर्नर टू दैट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, उसने क्या कहा, उसको फ्री हैंड दे दिया, यू गो एंड डू वट एवर इज नेसेसरी. एंड ही यूज्ड वायलेंस, ब्रूट वायलेंस. जितने लोगों को उसको मारना था उसने मार दिया, एंड ही मेंटेन्ड प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इन दैट प्रोविंस. अब सीजर बोजिया क्या करता है, ही गोज देयर एंड ही किल्स दैट गवर्नर. सिर्फ एक ही इंसान को मारा उसने कि आप लोगों को इसने बहुत तंग किया हुआ था, एंड ही किल्स दैट पर्सन एंड ही कीप्स हिज बॉडी इन वन पर्टिकुलर कॉमन प्लेस, किसी चौराहे पे रखता है, एंड ही डिस्प्ले दैट, सी आई किल्ड दैट पर्सन. उसी ने उसको भेजा टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एंड एट लास्ट ही किल्स हिम. क्या बताने के लिए कि भाई जब ब्रूट फोर्स आप यूज करते हो, जब दिस व्हेन यू आर यूजिंग दिस वायलेंट फॉर्म, व्हेन यू आर बिकमिंग लायन, ट्राई नॉट टू बी यूज बाय योरसेल्फ. किसी दूसरे से आप करवाओ, क्योंकि अगर आप ये ब्रूट फोर्स यूज करोगे खुद, सो यू आर गोइंग टू क्रिएट हैट्रेड. जो कॉमन मासेस में आप हैट्रेड क्रिएट कर दोगे. And when hatred comes, people forget about their self-interest. जब भी hatred होगा, they will forget about fear. They will forget about self-interest. यही मैंने बताया था, when their property has been taken, when their women have been taken away from them, they will forget about self-interest. उनके अंदर hatred आ जाएगी, और hatred के साथ में revenge आता है. And this revenge is going to take away power from you. और यहां पे हम रूल ऑफ पावर पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. इज दैट क्लियर टू यू? एम्पेरिकल एग्जांपल्स दे रहा है ये कि ऐसा होता है. दिस इज हाउ यू एस्टेब्लिश योर पावर. फाइन, यू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके यू हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स. सिंपल. और उसके एग्जांपल्स है हिस्ट्री के अंदर. दिस इज व्हाट ही इज गिविंग. ही लर्नड, ही ऑब्जर्व्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही इज प्रपोजिंग ऑल दीज रूल्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स. इज दैट क्लियर? ठीक है, कुछ डाउट है बेटा? हाँ, इज देयर एनी डाउट? उससे पहले है ना, इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि इससे पहले जितने पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हुए, दे वर नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर डायमेंशंस टू प्रपोज क्लियर रूल्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स. फाइन, दे वर मोर ऑफ आइडलिस्ट. हाँ, जो एक्सप्लेनेशन थी एरिस्टोटल की, जो उन्होंने पढ़ के बताया था, पर स्टिल ही हैड दिस एलिमेंट ऑफ आइडलिज्म इन हिज एक्सप्लेनेशंस. उसने क्लियर एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया, हालांकि दिया तो यहाँ पे इसने भी नहीं है, बट ही इज जस्ट सेइंग दैट व्हाटएवर आई एम प्रपोजिंग, ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम प्रपोजिंग दिस. ओके, उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिमिटेड थी टू पावर पॉलिटिक्स ओनली.
फाइन। अब उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन पे ज्यादा फोकस किया कि कैसे पावर को कंसोलिडेट करना है, उसको एक्सपेंड करना है। ओके, ही वाज जस्ट कंसर्न अबाउट दीज 2 or 3 डायमेंशंस। फाइन। उसने जो सिटीजन्स और स्टेट की रिलेशनशिप है, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। दैट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग। उसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दी। दैट इज व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग एज ए मॉडर्न थिंकर। फाइन। उसने ये देख लिया कि medieval institutions and those were crumbling because of church. It is a state which has been disintegrated और unification नहीं हो पा रहा। he could see that, लेकिन उससे ज्यादा की explanation he couldn't do. Is that clear? Sir, like how is it an important stage in the evolution of political science? Like, you have to do it from past to the contemporary times. हाँ, So, how do you explain that? okay, The evolution of political science. हाँ, I don't know about it. ओके। इम्पोर्टेंट स्टेज इन एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब इम्पोर्टेंट स्टेज यहाँ पे हम जब ये बोलेंगे कि इससे पहले जो थिंकर्स थे, मैकियावेली से पहले हमने पढ़ा, सोक्रेटिस को पढ़ा, हमने प्लेटो को पढ़ा और हमने एरिस्टोटल को पढ़ा। देवर मोर और ऑफ देवर ऑफ यू नो फोकसिंग ऑन सम काइंड ऑफ आइडियलिज्म। even Aristotle is talking about some kind of empirical application of empiricism. Fine. But again, he is also rooted in some kind of metaphysical explanation. He state natural है, state evolving as a natural. उसकी theory of immanent form यही थी कि state reside within the man itself, और एक natural institution है, man is proceeding towards state. Fine. उसका कोई explanation उन्होंने scientific term में नहीं दिया। That was the one of the flaw of Aristotle. When we are considering, हाँ, हम उसको father of political science इसलिए बोलते हैं because he was first person who studied, who used empirical method. Fine. अब उसने यहाँ पे मैकियावेली क्या कर रहा है? मैकियावेली is using it in human affairs. He is clearly telling that कि भी देखो ऐसे human they behave like this. They are egoistic, they are self-interested. और ऐसे होता है। This is how you capture the power. After understanding how human behave, लोग कैसे behave करते हैं किसी particular political setting के अंदर, किसी society के अंदर, he understood, he explored different examples. On the basis of he is giving this, understand this particular thing. अब अगर इसको आगे तक लेके चलना है, then we give the example of Hobbes, कि होब्स ने कैसे स्टेट के ही आइडिया को प्रॉपरली डिफाइन किया मॉडर्न टर्म्स के अंदर, कि स्टेट है रिजल्ट, स्टेट इज रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे ही नहीं हुआ, इट्स अ काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू प्लेस बिटवीन द ह्यूमन बींग्स। फाइन, ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। फिर जॉन लॉक ने उसको और रिफाइन किया, एंड देन कम्स द मार्क्स। तो ये 3-4 चीजें, 3-4 थिंकर्स को आप लिख सकते हो, ओके, टिल द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। फाइन, दिस इज हाउ इट हैपेंस। ये एक सीरीज है, थॉट्स, पॉलिटिकल थॉट हैज बीन इवॉल्विंग। फाइन, जैसे आज के, अगर आज हम देखेंगे कि अब मॉडर्न पॉलिटिकल जो अब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कैसे पॉलिटिकल थॉट इवॉल्व हो रहा है, तो आप देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, डीप फेक, ये चीज़ें कैसे हमारे पॉलिटिकल थॉट्स को, पॉलिटिकल सोसाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगी। तो दिस इज हाउ इट हैज़ बीन इवॉल्विंग। अब कोई नई थ्योरीज आएंगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू मेक सेंस ऑफ वट एवर पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस। फाइन, अगर आपने अभी देखा हो, ही इज लिंकिंग एम्पिरिकल मेथड विद ह्यूमन अफेयर्स, और यहाँ पे उसने ह्यूमन नेचर को भी एक्सप्लोर किया। अभी यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ी लाइक रैलियां हुई, इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, नो किंग करके नाम से, एंटी ट्रम्प रैलियां थी ये। इसका आई थिंक मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो टाइटल था आई थिंक इट वाज नो किंग्स, दैट वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन फिगर्स इन पॉलिटिक्स। आर यू अवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट? अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही
ये रिलीज हुई थी। अब यूएस के प्रेसिडेंट अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पे एक ऐसी एआई जनरेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, यू विल सरप्राइज टू दैट ही इज प्रेसिडेंट ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक एआई जनरेटेड वीडियो वो अपलोड करते हैं, और उसके अंदर वो क्या दिखा रहे हैं दैट ही इज फ्लाइंग ए जेट, वो एक जेट को उड़ा रहे हैं और उसने अपने सिर पे एक ताज पहन रखा है किंग का, एंड विद दैट पर्टिकुलर जेट वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ही इज थ्रोइंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो उनके ऊपर वो गंदगी फैला रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो एक ऐसी एआई जनरेटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कर रहे हैं जहां पे एक इंसान वो खुद एक मुकुट पहन के, राजा का मुकुट पहन के, फाइटर जेट चला के, एंड ही इज डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग विद द कॉमन मासेस के ऊपर वो ऐसा कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ह्यूमन नेचर। व्हाट काइंड ऑफ सेंस यू मेक आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट? क्या है? इट इज ए मैसेज ना। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू आर शोइंग कि भाई इतने लोग, लाखों की, इट्स लाइक 7 million people participated in that particular agitation। 70 लाख लोग अगर आपका आपको दे आर ट्रीटिंग यू लाइक दिस, एंड हाउ यू आर ट्रीटिंग देम, उनके उनकी डाइवर्स व्यूज को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं बाई सच काइंड ऑफ वीडियोज। सो दिस इज कंप्लीट रिगार्ड ऑफ द कॉमन मासेस व्यूज। अब यहाँ पे आप देखिए what we are seeing here, human nature, फाइन, कि किसी भी इंसान का नेचर, चाहे कितने ही बड़े लेवल पे क्यों ना हो, पॉलिटिकल पोस्ट पे क्यों ना हो, दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग एंड दे हैव ऑल द इमोशंस इन देम। ये तो वही बच्चे, छोटे वाले बच्चे वाला बात होगी ना, कि मैं चिढ़ा रहा हूं उनको, ए व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, शेयरिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो। You are not engaging in some kind of constructive dialogue to call their representative, okay, we'll have dialogue. No, you are mocking them with such kind of video. And what it shows? The shallow human nature. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इन यूर पॉलिटी एज वेल। इंडियन पॉलिटी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे, हर दिन न्यूज़पेपर में ऐसे ही एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं। फाइन, सो पॉलिटिक्स इज, यू कैनॉट यू नो dislocate politics with this particular dimension, human nature. Is that clear? तो ऐसे ही political theory evolve हुई है, and this particular dimension which was brought by Machiavelli, it was an important milestone in evolution of political theory. यही आपको इस आंसर के अंदर लिखना है। Is it clear? Next question, critically examine Machiavelli view on religion and politics। अब इन दोनों ही क्वेश्चन का एसेंस मोरलेस सेम ही है। अब पहले तो मेरे को आप ये बताओ, एक मिनट, हाँ, हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस? मैं देखता हूँ ये किस, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आया क्या, बताइए आप। बोलो बेटा। how religion has caused a problem for unification of society, and हम्म how it has this, how there has to be no interference of religion with state and aspects of power politics, हम्म and how you can use this religion to manipulate people, and how you can establish your power through this manipulation and all such things. And maybe you can even say dual morality, ओके। because sometimes in religion there are aspects of ethics and morality too. हम्म So you can use these aspects to, establish power over people and establish
let's say with virtues. Hmm. And Machiavelli's secularism, it's same separation of state for the Very good. in the end of unification. Hmm. ठीक है, 2020 के बाद में शायद कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक बार देखता हूँ इस साल में कोई क्वेश्चन आया क्या। हम्म, नहीं, मैकियावेली के ऊपर इस साल भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2020 के बाद बाद कोई क्वेश्चन आया नहीं है मैकियावेली के ऊपर। ओके, सो इट्स सिंपल। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम कि भाई यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर जो रिलीजियस डायमेंशन थी, दैट इज चर्च एंड पेपल स्टेट, ही हेल्ड देम अकाउंटेबल फॉर दैट, कि भाई ये हैं जो इसको यूनिफाइड नहीं होना देना चाहते। फाइन, इट इज़ वेरी पावरफुल but not powerful enough to unify, and they don't want to unify it, and that is why the papal state is inviting other powers, दूसरी powers को they are inviting कि आप आओ यहाँ पे, so that they can create a balance। यूनिफाइड होने ही नहीं देंगे, फ्रेंच को बुला रहे हैं, स्पेनिश को बुला रहे हैं, फाइन, so that they can consolidate their power। आप समझ रहे हो क्या बात है यहाँ पे। उस टाइम पे क्या था, देखो, जो church was very powerful, catholic ओके, सो जो चर्च का रोल था वो कैथोलिक, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंड ऑफ क्रिश्चियनिटी। पहले, सबसे पहले कैथोलिक थे, दे बिलीव्ड इन चर्च एंड पोप, कि भाई पोप एक फाइनल अथॉरिटी है, एंड पोप इज गोइंग टू इंटरप्रेट जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, दैट इज बाइबल, इसको इंटरप्रिटेशन करने की पावर पोप के पास में है, एंड चर्च इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, और उसका हेड कौन है, पोप। और पोप ने पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इतना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया था कि देयर वाज पेपल स्टेट, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहाँ पे पोप रूल कर रहे थे। इज इट क्लियर। अभी इस डेवलपमेंट में क्या हुआ वहाँ पे कि कुछ किंग, जब रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जो लूथर थे, मार्टिन लूथर, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस कंटेक्स्ट, फाइन, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं, चर्च ही नहीं है और सिर्फ पोप ही नहीं है जो बाइबल को इंटरप्रेट कर सके, वी कैन हैव आवर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल। इन्होंने यही कहा, फाइन, ही वांटेड टू ब्रिंग सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस इन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन। और यहीं से ही स्टार्ट हुआ कि जो किंग थे, दोज किंग हु वर बिलीविंग इन कैथोलिक्स, ओके, जो कैथोलिक किंग थे, दे वर अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जो चाहते हैं कि इसके अंदर चेंजेस आए, दोज हु वांट रिफॉर्म्स, वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन, फाइन। और कुछ ऐसे किंग्स ने दे स्टार्टेड कोहेजिंग लूथर कि भाई आप अपनी स्टेटमेंट्स को पीछे ले लो, वापस ले लो, बट ही वाजंट डूइंग दैट। देन दे साइंड वन काइंड ऑफ एग्रीमेंट, जो सारे किंग्स थे, दे क्रिएटेड एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट था जो भी लूथर हैं और लूथर को मानने वाले जो भी हैं, दे आर गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सम काइंड ऑफ हियर से होता है कि आप रिलीजन के बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, इट वॉज अ काइंड ऑफ क्राइम दैट टाइम।
और ये एग्रीमेंट ये था कि इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद कोई भी लूथर और जो इसके जो फॉलोअर्स हैं, नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट देम, और इनको दे विल मेक देम कॉन्विक्ट, फाइन। लेकिन कुछ किंग ऐसे थे जिन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया कि नो वी आर नॉट गोइंग टू साइन दिस एग्रीमेंट, और जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उसी से ही वर्ड निकल के आया प्रोटेस्टेंट। इस बात को समझ लो आप। अब क्या हो गया, कैथोलिक हो गया और दूसरे हो गए प्रोटेस्टेंट, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट कैथोलिक। ये दो डेवलपमेंट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, फाइन। अब यहाँ पे क्या है, कुछ किंग कैथोलिक थे, कुछ किंग प्रोटेस्टेंट हो गए, फाइन। अब यहाँ पे रोल चर्च का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कुछ किंग जो हैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट भी आ गई कि भाई किंग है वो भगवान ने भेजा हुआ है उसको, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं आप लोगों को, दैट दीज थिंग्स वर हैपनिंग, फाइन, दीज थिंग्स वर हैपनिंग। और चर्च का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर। ये यहाँ पे जो मैकियावेली कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई इसके रोल को खत्म ही कर दो, वी डोंट वांट द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पॉलिटिकल अफेयर, इसीलिए उसको नैरोली लोकल और नैरोली डेटेड भी बोला गया है, दैट वी डिस्कस्ड। सो यहाँ पे रिलीजन को उसने जस्ट यूज किया, नॉट फॉर रिलीजियस पर्पज बट फॉर पॉलिटिकल पर्पज, as a means, fine. It was a social institution and it had some kind of importance in social constitution. Social constitution क्या था, it was network of all these social institutions, fine. Those were having so much of influence on individuals, और religion का भी influence था individuals के ऊपर। So we are going to use religion किसके लिए, power politics के लिए। This is what he is trying to say here. Is that clear? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? एंड देन ही गिव्स दिस आइडिया ऑफ हिज, देखो हम सेक्युलरिज्म की बात हम कर रहे हैं, तो दैट इज मैकियावेली सेक्युलरिज्म, नॉट द सेक्युलरिज्म वी आर हैविंग हियर, कि भाई कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए स्टेट के अफेयर्स में रिलीजन का, बट वी कैन यूज रिलीजन फॉर द पॉलिटिकल एंड्स, फाइन। ही इज नॉट सीइंग रिलीजन एज ए सम काइंड ऑफ थियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, उसकी थियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं देख रहा है वो, रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस नहीं देख रहा है वो, ही जस्ट यूजिंग एज इट मीन्स टू कंसोलिडेट पावर। तो भाई किंग को यही बोल रहा है कि जनाब आप ऐसे प्रिटेंड कीजिए दैट यू रिस्पेक्ट द रिलीजन, बट यू आर यूजिंग इट, जो जनता है, you are pretending that I love religion, but you are not loving religion as such, you are just using it as a means, simple, fine। आप इसको ड्यूल मोरालिटी के डायमेंशन से भी लिंक कर सकते हो, that religious morality was not applicable to the prince, but prince can use religion for their own benefit, और उनका बेनिफिट क्या है, that is national interest, that is state interest। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? ये सभी चीजों को इंटरलेट करना है हमको, दैट इज व्हाट इज सपोज टू डू, ओके। और इन सब का एसेंस क्या है कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है देन यू कैन राइट आंसर। अगर उसने कैसे भी आंसर को फ्रेम किया है, यू नो, फ्रेमिंग ऑफ आंसर्स कैसे भी हुई है, चाहे कोई नई स्टेटमेंट दे दिया उसने, चाहे किसी की कोड दे दी, या फिर दो डायमेंशंस को मिला के क्वेश्चन बना दिया, यू आर हैविंग दिस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यू कैन राइट इट। इसी को आंसर राइटिंग स्किल्स बोलते हैं, एंड दिस कम्स विद प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के लिए मोमेंटम बनाना होता है, एक दो आंसर्स लिख के ऐसा नहीं कि आप एक दो महीने के अंदर पूरे के पूरे
टेस्ट लिखने लग जाओगे, यू हैव टू बिल्ड दिस मोमेंटम. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी सिंगल टॉपिक हम एक टेस्ट ले रहे हैं जिसमें आप 2-3 आंसर लिखो एंड यू बिल्ड अप दिस मोमेंटम. ओके, ठीक है. नेक्स्ट हम टेस्ट लेंगे इसका एक इस वीकेंड पे, एंड देन वी आर ऑन ट्रैक. ठीक है.